filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पहली कार्रवाई जो पाकिस्तान ने करी, उन्होंने बोला कि टेररिस्ट ग्रुप वापस अटैक करेगा ईरान को, जिसमें ईरान का एक कर्नल भड़का दिया, जो आज दुनिया को जिसने हिला रखा है। किस तरीके से ईरान ने मिसाइल मारी, ईरान ने ड्रोन मारा, पाकिस्तान ने वापसी जवाबी हमला करा, और बीच में चाइनीज आ रहे हैं और चाइनीज कह रहे हैं साहब लड़ाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, टाइम आउट। रूस घुस जाता है यूक्रेन के अंदर। आज की तारीख में 17.5% यूक्रेन की टेरिटरी रूस ने दबोच रखी है दोस्तों। हमास, कौन हमास को पैसे देता है, कौन हमास की आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन करवा रहा है, कौन हमास को फंडिंग कर रहा है, कौन हमास को छुपने की जगह दे रहा है, कौन हमास को डायरेक्शन दे रहा है, आदेश कौन दे रहा है हमास को? ईरान। और ईरान को कौन डायरेक्शन दे रहा है? चाइना। यानी कि चाइना फोन करता है ईरान को, ईरान फोन करता है हमास को, हमास अटैक करता है इजराइल को, इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और दुनिया भर में आग लग जाती है। हाय तौबा, हाय तौबा, इजराइल ने गलत कर दिया, इजराइल ने ऐसा कर दिया, इजराइल ने वैसा कर दिया, इतने लोग मर गए, 10,000, 20,000, दुनिया भर के फिगर्स हमास की सो कॉल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री ये फिगर्स दे रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, अभी तक आपको सारी स्टोरी आपके सामने आईने की तरह साफ हो चुकी होगी। ईरान ने किस तरीके से अटैक करा पाकिस्तान को, उसने बोला कि साहब यहां पे टेररिस्ट बेसिस हैं, उसने मिसाइल मारी, ड्रोन मारे। पाकिस्तान ने दो तरफा कार्रवाई करी ईरान के खिलाफ। पहली कार्रवाई जो पाकिस्तान ने करी, उन्होंने बोला कि टेररिस्ट ग्रुप वापस अटैक करेगा ईरान को, जिसमें ईरान का एक कर्नल भड़का दिया, उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड मार दिए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक और काम करा दोस्तों। पाकिस्तान ने हवाई हमला करा ईरान की एक खास ठिकाने पे। ईरान ने बोला ठीक है, कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन वो हमारे नहीं थे, वो बैरूनी मुल्क के थे, यानी कि बाहर की कंट्री के थे। वो क्या कहना चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने मारा, लेकिन हो ना हो वो पाकिस्तानी हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है और बलूचिस्तान ईरान में भी है। तो ये स्टोरी है दोस्तों, जो आज दुनिया को जिसने हिला रखा है। किस तरीके से ईरान ने मिसाइल मारी, ईरान ने ड्रोन मारा, पाकिस्तान ने वापसी जवाबी हमला करा, और बीच में चाइनीज आ रहे हैं और चाइनीज कह रहे हैं साहब लड़ाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, टाइम आउट, बंद करो। किसी ने किसी की नहीं सुनी। जो खून बहना था, खून बह चुका है ऑलरेडी, और ये लड़ाई और एक्सटेंड होगी। इसमें अफगानिस्तान भी बीच में भी पड़ेगा, कुछ समय की बात है। अच्छा, शुरुआत कहां से होती है देख लीजिए। शुरुआत होती है 2022 23 फरवरी को। 23 फरवरी की शुरुआत, रूस घुस जाता है यूक्रेन के अंदर। आज की तारीख में 17.5% यूक्रेन की टेरिटरी रूस ने दबोच रखी है दोस्तों। फिर लड़ाई चलती है, स्टेलमेट होता है, धक्का मुक्की होती है, कभी रूस अंदर घुसता है, फिर थोड़ा सा उसको यूक्रेन पीछे धकेलता है, ये सब चल रहा है। इससे ग्लोबल इकोनॉमी में स्ट्रेस आता है, और जिस तरीके से वेस्ट का रवैया है, खासतौर से अमेरिका का रवैया है यूक्रेन को लेकर और रशिया को लेकर, धीरे 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 क्या होता है कि रूस चीन के क्लोज हो जाता है। अब चीन को प्रेशर आउट करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में, प्रेशर इससे हटाना है। दुनिया की नजरें, टेलीविजन की नजरें इन सब चीजों से हटानी है। तो 7 अक्टूबर को हमास अटैक करता है इजराइल को। हमास, कौन हमास को पैसे देता है, कौन हमास की आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन करवा रहा है, कौन हमास को फंडिंग कर रहा है, कौन हमास को छुपने की जगह दे रहा है, कौन हमास को डायरेक्शन दे रहा है, आदेश कौन दे रहा है हमास को? ईरान। और ईरान को कौन डायरेक्शन दे रहा है? चाइना। यानी कि चाइना फोन करता है ईरान को, ईरान फोन करता है हमास को, हमास अटैक करता है इजराइल को, इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और दुनिया भर में आग लग जाती है। हाय तौबा, हाय तौबा, इजराइल ने गलत कर दिया, इजराइल ने ऐसा कर दिया, इजराइल ने वैसा कर दिया, इतने लोग मर गए, 10,000, 20,000, दुनिया भर के फिगर्स हमास की सो कॉल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री ये फिगर्स दे रही है। अब दोस्तों, बीच में क्या होता है कि दुनिया बहुत प्रेशराइज करती है इजराइल को, लड़ाई रोको भाई, स्टॉप दिस वॉर, स्टॉप दिस वॉर। लेकिन इजराइल नहीं रोकता। इजराइल कहता है कि जब तक आखिरी हमास वाले को जमीन के नीचे नहीं गाड़ देंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे।
दुनिया को भी थोड़े समय के बाद बात समझ में आ जाती है कि ये रुकने वाले लोग नहीं हैं। जब तक मकसद हासिल नहीं होगा ये चलते रहेंगे ऐसे ही। बीच में इस पूरी लड़ाई में शामिल हो जाता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह शामिल हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद हूथी शामिल हो जाते हैं। हूथी कौन है? ये शिया हैं। ये शिया हैं, ये टेररिस्ट्स हैं, इनको भी सपोर्ट करता है ईरान। यहां तक तो बहुत स्टोरी ठीक थी, बिल्कुल यहां तक स्टोरी बड़ी मजेदार चल रही थी। स्टोरी में ट्विस्ट कहां पे आता है? स्टोरी में ट्विस्ट वहां पे आता है जब हर एक मर्चेंट शिप को, क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया, चाहे वो लाल सागर का हो चाहे वो और मेडिटेरेनियन का हो, ये ग्लोबल सी ट्रेड जो चलती है उसके लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हूथी देखते हैं जहाज आ रहा है, मर्चेंट जहाज, सामान उठाने वाला, माल उठाने वाला, मारते हैं मिसाइल उसमें। कभी किसी जहाज को कैप्चर कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, कभी फिर मिसाइल मारते हैं। ये पूरी वर्ल्ड ट्रेड को डिसरप्ट करने का तरीका हूथी बना लेते हैं। वहां पे तुर्की कुर्दों के ऊपर मिसाइल मारना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं ईरान ने यह बोला है कि भाई आपके इराक के अंदर वहां पे तो मोसाद के कोई लोग बैठे हैं, यहूदियों की जासूसी एजेंसी जो है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल, उधर लोग बैठे हैं, उधर मार देते हैं मिसाइल। फिर ईरान अटैक करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान अटैक करता है ईरान को। अब ये मैंने आपको पूरा प्रोग्राम समझा दिया। जो लड़ाई दो देशों के बीच में शुरू हुई थी उसमें दोस्तों आज की तारीख में दर्जन से ज्यादा देश इन्वॉल्व हो गए, दो कॉन्टिनेंट्स में। पहले लड़ाई सिर्फ ईस्टर्न यूरोप तक थी, यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में आता है, ये लड़ाई सिर्फ ईस्टर्न यूरोप तक महदूद थी और ये लड़ाई फैली नहीं। जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थी वो कंटेन सिर्फ रशिया और यूक्रेन की रही, इसमें कोई बीच में नहीं आया। लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने हथियार दिए, लोगों ने हर किस्म का सपोर्ट दिया, लेकिन ये लड़ाई फैली नहीं, ये दायरे में रही लड़ाई। 2 साल हो गए लड़ाई दायरे में है आज की तारीख में। लेकिन जो इजराइल और हमास की लड़ाई हुई ये दोस्तों इतनी ज्यादा फैल गई है कि इट हैज बिकम अ मल्टीनेशनल वॉर आज की तारीख में। और वो दिन दूर नहीं है जब ये लड़ाई घुस जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। ये खतरे की घंटी है दोस्तों, हम जितनी जल्दी पहचान लें उतनी जल्दी पहचान लें। अच्छा, मैं आपको पाकिस्तान ईरान से ले चलता हूं सीधा का सीधा लंदन। लंदन में हमने इसी प्लेटफॉर्म पर कवर करा है कि एक इमिग्रेशन का बिल पास होना था, वो हो चुका है बिल पास। और वो बिल था क्या? जो गलती से आएगा या गलत काम करके आया, इलीगल, गैर कानूनी तौर पे, गलती से नहीं गैर कानूनी तौर पे जो इंग्लैंड के अंदर घुसेगा, इंग्लैंड ने डील कर ली रवांडा है एक छोटा सा देश अफ्रीका में, रवांडा के साथ डील कर ली पैसे वैसे देके। डील क्या है? डील ये है कि जो भी गैर कानूनी तौर से इमिग्रेंट आएगा, शरणार्थी आएगा, हम उसको जहाज में बैठाएंगे और उसको भेज देंगे रवांडा, कि आप जानो रवांडा का काम जाने। यानी कि वो यूके में नहीं रह सकते। तो लोगों ने बहुत हल्ला करा कि रवांडा में उनकी जान खतरे में है, ये है, रवांडा सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब वो रिपोर्ट आ गई कि रवांडा पूरी तरीके से सिक्योर है। रवांडा सिक्योर भी हो, मुझे नहीं पता था रवांडा सिक्योर है, रवांडा सिक्योर भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये जितने भी लोग हैं, और हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर क्यों है? हम तो कहते हैं चाहे वो हिंदुस्तानी हो, कोई भी देश का हो, इवन इफ इज इंडियन, अगर वो गैर कानूनी तौर से जा रहा है, गलत कर रहा है। जैसे हमें यह पसंद नहीं है कि हमारे देश में रोहिंग्या आए या हमारे देश में गैर कानूनी तौर से बांग्लादेशी आए, उसी प्रकार से उनको भी अच्छा नहीं लगता कि उनके देश में कोई गैर कानूनी तौर से आए। जो इंडियंस हैं उनके लिए तो मैं कह सकता हूं आप इसको वापस इंडिया भेजो, डिपोर्ट करो, जरा हम इनको देखते हैं कैसे भागे ये, डन। लेकिन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज अब बात कर रही हैं अफ्रीका, क्योंकि गरीब मुल्क हैं अफ्रीका में, गरीब देश हैं, उनसे लगातार बातचीत चल रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, लेकिन जो हम बंदे भेजेंगे उनको अपने पास रखो। और रवांडा है भी ऐसी जगह कि रवांडा से निकलना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो वहां पे ऐसी जगह इनको जाके फिट कर दिया है कि ये बिल्कुल वहां पे टाइट हो गए। और ये भेजना अब शुरुआत इन्होंने, यूके ने कर दी है शुरुआत, यूके कानून पास हो गया तो जाहिर सी बात है यूके भेजेगा। अब जो दूसरे लोग हैं यूरोपियन कंट्रीज, वो भी टाई अप कर रहे हैं। जर्मनी करेगा टाई अप, इटली करेगा टाई अप, फ्रांस को तो बहुत जरूर है टाई अप कर, फ्रांस को तो 3-4 देशों के साथ टाई अप करना चाहिए। फ्रांस का सिर्फ रवांडा से काम नहीं चलेगा, मैं तो कह रहा हूं कीनिया, तंजानिया, जितने भी हैं, जो नाम मुझे नहीं पता, उनसे भी टाई अप करो भाई। नॉर्थ पोल भेजो, एंटार्क्टिका भेजो, जहां भेजो, ये खालिस्तानियों को सबसे पहले भेजो, कलेश की जड़ यही है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के जो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मैं इसको टेम्पररी कहता हूं, राइट,
ये टेम्पररी पाकिस्तान का जो फर्जी प्राइम मिनिस्टर है ये गया डावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और वहां पे भाई बात करके एक पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल रखा है। तो ये मिला होगा वहां पे गोरों से, और गोरों के सामने अब देखिए वो पाकिस्तानी क्या जो मांगे ना, ठीक है, वो पाकिस्तानी ही क्या जो हाथ ना फैलाए, जो कटोरा सामने ना करे। काकड़ ने बोला पैसे वैसे दे नहीं रहे लोग, तो अब मैं ये काम करता हूं, इनसे ये बोल देता हूं कि वाई आर वी अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। देखिए पाकिस्तान में वही पुरानी दकियानूसी बातें कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में, ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, कोई पोटेंशियल नहीं है पाकिस्तान में। 76 साल से जो पोटेंशियल सामने नहीं आया, ये क्या है? 76 साल में तो जमीन के नीचे तेल का कुआं निकल जाता है, सऊदी अरब की किस्मत बदल जाती है। जो लोग गडरिया थे, जो लोग बेडोवेंस थे, जो जिनके बाप दादा भेड़ हाँकते थे, राइट, वो लोग आज सोने के महलों में रह रहे हैं। 76 साल तो बहुत, बस एक बात कहनी है। एनीवे, तो बोला कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, ये है, तो इन्होंने काफी अपनी गुहार लगाई वहां पे रिक्वेस्टिंग मोड में, हाथ जोड़ के कि भाई हटाओ हमें यहां से। मेरा सवाल कुछ और है, मैं काकड़ साहब गए क्या वहां पे करने के लिए, मुझे ये समझ में नहीं आया। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तुम्हारी इकोनॉमी तो है नहीं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में गए क्यों? ये क्या लेने गए, क्या देने गए लोग वहां? देखिए ये अमीरों का प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां पे डील्स होती हैं, वहां पे लोग दुनिया की इकोनॉमी की बात करते हैं, राइट। वहां पे लोन या खैरात नहीं बढ़ती। अब देखिए इनको, जिसको कहते हैं ना हम टीजी कहते हैं, मार्केटिंग में टीजी कहते हैं, टारगेट ग्रुप। पाकिस्तानियों का दोस्तों टारगेट ग्रुप बिल्कुल क्लियर है। उसने देखा कि अमीरों की महफिल है और इतने सारे एक कमरे में बंद अमीर कहां से मिलेंगे। अब ये सोचिए ना, वरना इनको क्या है कि इंडिपेंडेंटली भीख मांगनी पड़ती है। जहाज पकड़ के सऊदी जाओ, फिर जहाज पकड़ के यूएई जाओ, फिर चाइना चले गए, फिर अमेरिका चले गए, सबसे मांगा, कभी आईएमएफ चले गए, वर्ल्ड बैंक चले गए। यहां पे अलग मामला है, यहां पे सारे लोग एक जगह मिल रहे हैं। एक जमाना था, अब तो ये आउटलॉ चीज हो गई है और अब ये गैर कानूनी है। एक जमाना था जब झुंड में लोग खेत में जाते थे तीतर बटेर का शिकार करने के लिए। तो पाकिस्तान के लिए जितने भी ये वर्ल्ड लीडर्स वहां पे आए, जितने भी लोग आए, तीतर हैं, या जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं टर्की शूट। तो इन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान ने सबको देखा कमरे में, बोला कि सबसे एक ही दिन हम मांग लेंगे। ये मांग रहा होगा वहां पे, लोगों सेटिंग अपनी कर रहा होगा काकड़, जहां तक मुझे आइडिया है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट में लिखिए इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।